बस आज हम लोग प्रेमचंद दो बैलों की कथा में आगे बढ़ रहे हैं। तो पिछली बार कथा में आपको पता चला कि भैरव की लड़की हीरा मोती दोनों को भगा चुकी है और जब तक गया उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है तब तक दोनों बहुत दूर आ जाते हैं और वे लोग भूखे होते हैं। तो मटर की खेत दिखाई देने पे वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं और भरपेट भोजन करते हैं। भरपेट भोजन करने के बाद दोनों हंसी ठिठोली करते हैं, खेलते हैं। परंतु जैसे ही ये खेल लड़ाई में तब्दील होने लगती है, बदलने लगती है, वैसे ही हीरा ही समझदारी दिखाते हुए इस खेल को समाप्त कर देता है। आगे देखिए, आगे इसमें क्या होता है कि जब दोनों लोग आगे पहुंचते हैं, हीरा मोती दोनों आगे पहुंचते हैं, तो उन्हें आगे से एक सांड दौड़ता हुआ आते हुए दिखाई देता है। परंतु दोनों से वो शक्तिशाली होता है। पहले तो दोनों मित्र घबरा जाते हैं, परंतु अंत में उससे फिर लड़ने की तैयारी करने लगते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर बताता है लड़ने का तरीका, रणनीति बताता है हीरा कि मैं आगे से उसे धक्का दूंगा, आगे से उसको मैं मजबूर करूंगा पीछे जाने के लिए और पीछे से तुम उसको मजबूर करना। यानी जब हम दोनों मिलकर इससे लड़ेंगे तो ये जो बलशाली बैल है, बलशाली सांड है, वो हमारे आगे टिक नहीं पाएगा और हमारी ही जीत होगी। तो दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर उसकी ओर लपकते हैं और सांड जो था उसे वैसे तो अकेले ही युद्ध करने की आदत थी, दो लोगों से, सम्मिलित लोगों से लड़ने की आदत नहीं थी। इसलिए वो इस युद्ध में क्या होता है, पराजित हो जाता है, घायल होकर वो पराजित होता है और वापस भाग जाता है। दोनों ही मित्र इस जीत से बहुत खुश होते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसमें मोती कहता है कि मैं तो चाहता था कि उसको मैं मार ही डालूं, परंतु यहाँ पर हीरा उसको समझाता है कि गिरे हुए शत्रु पर कभी भी सींग नहीं चलाना चाहिए, अर्थात जो निहत्था हो और जो घायल हो चुका हो, ऐसे शत्रु पे कभी भी हथियार नहीं उठाना चाहिए, ये धर्म के खिलाफ होता है। फिर यहाँ पे इन लोगों के मन में ये आता है कि अब घर कैसे पहुँचेंगे। तो घर पहुँचने से पहले फिर इनके सामने एक मटर का खेत दिखाई देता है और वो हीरा के मना करने पर मोती फिर भी वहाँ पर घुस जाता है, मटर खाने के लिए चला जाता है भूख की वजह से। लेकिन जैसे ही अब इसने 2-4 ग्रास खाए थे तभी कई लोग दौड़ते हुए आ जाते हैं और उसको घेर लेते हैं। हीरा जो मेड़ पर खड़ा था वो वहाँ से भाग तो जाता है, लेकिन मोती जो होता है वो उस समय फंसा हुआ होता है मिट्टी में, उसके जो खुर होते हैं कीचड़ में धंसे हुए होते हैं, इसलिए वो भाग नहीं पाता है और उसको लोग पकड़ लेते हैं। हीरा जब देखता है कि उसका मित्र संकट में आ गया है तो वो स्वयं वापस लौट आता है और इस प्रकार दोनों साथ में पकड़ लिए जाते हैं और कांजी हाउस में बंद कर दिए जाते हैं। कांजी हाउस का मतलब जहाँ पर पशुओं को बंद करके रखा जाता है। और दोनों मित्र जब कांजी हाउस पहुँचते हैं तो वहाँ जाने पर उन्हें पता चलता है कि ये जो जगह है इसकी दशा तो बहुत ही ख़राब है। पूरा दिन बीत जाता है लेकिन उन्हें भोजन करने के लिए कुछ भी नहीं आता है और इसके अलावा वहाँ पर केवल वही लोग बंद नहीं थे, इसके अलावा उनके साथ भैंस, बकरियाँ, घोड़े, गधे, कई वहाँ पर जानवर थे, कई पशु थे, लेकिन किसी के सामने भी चारा नहीं था और कई जो जानवर थे वो तो एकदम से निढाल हो चुके थे क्योंकि उन्हें भोजन और की प्राप्ति नहीं हो रही थी। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए देखते रहे मगर कोई भी दिखाई नहीं दिया। थोड़ी देर बाद दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की, परंतु इससे भूख की तृप्ति नहीं होने वाली थी। रात को भी कुछ भोजन नहीं मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला धधक उठी। यानी इसके बाद विद्रोही हो गया हीरा, क्योंकि उसे भोजन की प्राप्ति नहीं होती है और वो मोती से कहता है कि अब तो मुझे भूख के कारण रहा नहीं जाता है, किसी भी तरीके से यहाँ से बाहर निकलना होगा, नहीं तो ऐसा लगता है कि प्राण चले जाएंगे। इसके बाद यहाँ से भागने का उपाय दोनों लोग सोचते हैं और सोचते हैं कि दीवार को तोड़ डालेंगे, लेकिन क्या होता है कि वो कमज़ोर होते हैं, इस वजह से वो मिट्टी जल्दी टूटती नहीं है। फिर भी दोनों प्रयास करते रहते हैं। जब वो दोनों प्रयास कर रहे होते हैं, दीवार को तोड़ रहे होते हैं, उसी समय कांजी हाउस का जो चौकीदार होता है वो लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने के लिए आ जाता है और हीरे की इस तरह की बदतमीजी को देख के, हीरे की इस तरह की बदमाशी को देखकर वो उसे कई डंडे मार देता है और खूब मोटी सी रस्सी से बांध देता है। मोती ने कहा, आखिर मार खाई क्या मिला, अपने बूते भर जोर तो मार दिया, ऐसा जोर मारना किस काम का कि बंधन में पड़ जाए। यहाँ पे दोनों के बीच में बातचीत हो रही है हीरा और मोती में। जब मोती को बांध दिया जाता है तो मोती प्रश्न करता है कि आखिर जब पिटाई हो गई है तो क्या फ़ायदा हुआ इतना मेहनत करने का। तो हीरा जो होता है उसे सांत्वना देता है, उसे ढाढ़स बढ़ाता है कि कम से कम हमने कोशिश तो की, अगर कोशिश नहीं करते तो क्या होता। तो कह रहा है यहाँ पर मोती कि ऐसी कोशिश का क्या काम कि हम और भी संकट में पड़ जाए।
कुछ परवाह नहीं, यो भी तो मरना ही है। सोचो दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती। इतने भाई यहाँ बंद हैं, किसी की देह में जान नहीं। 2-4 दिन और यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। हाँ यह बात तो है। अच्छा तो ला मैं फिर जोर लगाता हूँ। मोती ने भी दीवार में उसी जगह सींग मारा। थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी। फिर वह दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर करने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा है। आखिर कोई 2 घंटों की जोर आजमाइश के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई। उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी। लेकिन फिर भी दोनों हिम्मत नहीं हारते हैं और दूसरे जानवरों की भी प्राण बचाने के लिए वो लगातार कोशिश करते रहते हैं, दीवार को तोड़ने की कोशिश करते हैं। अंत में वो दीवार उनकी कोशिश से टूट जाती है। दीवार गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। तीनों घोड़ियां सरपट भाग निकली, फिर बकरियां निकली, इसके बाद भैंसें भी खिसक गईं, पर गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े थे। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? गधे ने कहा, जो कहीं फिर पकड़ लिए जाएं तो क्या हर्ज है, अभी तो भागने का अवसर है। हमें तो डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे। वहां से सारे जानवर भाग जाते हैं, गधे के अलावा। दोनों गधे वहीं खड़े रहते हैं और जब हीरा ये देखता है तो वो उनसे कारण पूछता कि क्यों नहीं जा रहे, तो सब जवाब देते हैं कि अगर फिर पकड़ लिए जाएंगे तो क्या फ़ायदा, फिर हमको यहीं आना पड़ेगा। लेकिन उनको हीरा समझाता है कि यही भागने का अवसर है, भाग जाओ, नहीं तो फिर और भी तुम लोगों के प्राण संकट में आ जाएंगे। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी। दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागें या ना भागें, और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा? हम और तुम इतने दिनों एक साथ रहे हैं, आज तुम विपत्ति में पड़े हो तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? तो यहाँ पे दोनों अपनी मित्रता की मिसाल दे रहे हैं कि जब कोई मित्र विपत्ति में हो, संकट में हो, तो उस समय आपको उसकी सहायता ज़रूर करनी चाहिए। और यहाँ पर कहने को दोनों पशु हैं, लेकिन मित्रता का मोल दोनों बहुत अच्छे से जानते हैं। संकट में पड़ा होने पर दोनों एक दूसरे का साथ नहीं देते, बल्कि दोनों मिलकर उस संकट से उबरने का उपाय सोचते हैं। हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे यह तुम्हारी शरारत है। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा, उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता है। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींग से मार मार कर बाड़े के बाहर निकाला, तब अपने बंधु के पास आकर सो रहा। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में कैसी खलबली मची, इसे लिखने की जरूरत नहीं है। बस इतना ही काफ़ी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। सुबह जब मुंशी, चौकीदार और दूसरे कर्मचारी वहां पर हाजिरी लेने के लिए आते हैं तो देखते हैं कि सारे जानवर भाग चुके होते हैं और दीवार टूटी हुई होती है। केवल हीरा मोती वहां पर होते हैं। तो इसके बाद से यहाँ कह रहे हैं लेखक, अब तो आपको अंदाजा हो ही गया होगा कि उस समय वहां पर कैसी खलबली हलचल मची होगी। और इसका परिणाम ये निकलता है कि मोती की भी बहुत ज़्यादा पिटाई की जाती है और उसे खूब मोटी रस्सी से बांध दिया जाता है। 1 सप्ताह तक दोनों मित्र वहां बंधे पड़े रहे। किसी ने चारे का एक चुन भी ना डाला। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था, यही उनका आधार था। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि उठा तक न जाता था। ठठरियां निकल आई थी, यानी भोजन प्राप्त न होने की वजह से उन दोनों की हड्डियां निकल आई थी। वो बहुत कमजोर हो गए थे। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते वहां 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। लोग आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। ऐसे मृतक बैलों का कौन खरीदार होता? वहां पे जो भी लोग उन दोनों को निकालने आए थे, उन लोग के मन में ये था कि इन बैलों को हम अपने साथ रखकर काम करवाएंगे, लेकिन दोनों की हालत देखने के बाद कोई भी उनको खरीदने को तैयार नहीं होता है। सहसा एक डढ़ियल आदमी, जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर, आया और दोनों मित्रों के कूल्हों में उंगली गोदकर मुंशी जी से बातें करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह न हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया। अचानक ही वहां पर एक डढ़ियल सा आदमी आता है, जिसकी आंखें लाल होती हैं और उसके हाव भाव बहुत कठोर होते हैं, और वो दोनों मित्रों के कूल्हों में उंगली डालकर देखता है कि वो सही ठीक ठाक तो है, उसके काम लायक आ सकते हैं कि नहीं। लेकिन उसके व्यवहार और उसके द्वारा जो मुद्रा थी, उसके हाव भाव थे, उसको देखकर दोनों मित्रों को पता चल गया था कि यह जो आदमी है, जो व्यक्ति हमें लेने आया है, उसके जो इरादे हैं वो सही नहीं है। और दोनों इससे डर जाते हैं और एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे, अब जान ना बचेगी। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया,
कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर दया क्यों नहीं आती। भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या अब ना बचाएंगे। यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। तो क्या चिंता है, मांस खाल सींग हड्डी सब किसी न किसी काम आ जाएंगे। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस डढ़ियल के साथ चले। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी, बेचारे पांव तक न उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते थे, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जमा देता। यानी जो व्यक्ति उन लोगों को नीलामी करवा के लेके जा रहा था अपने साथ, वो उसके उन लोगों के साथ क्रूरता का व्यवहार कर रहा था, क्रूरता के साथ ले जा रहा था, और दोनों डर गए थे, इसलिए उसके साथ चुपचाप चले जाते थे। राह में गाय बैलों का एक रेवड़ हरे हरे हार में चढ़ता दिखाई दिया। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने चप्पल, कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा पागुर करता था। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब। किसी को चिंता नहीं कि उनके दो भाई बधिक के हाथ पड़े कैसे दुखी हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर देखा जाए तो समाज का भी कुछ ऐसा ही स्वरूप है। जो दीनहीन गरीब होते हैं या जो असहाय होते हैं, उनको दूसरे लोग केवल दूर से देखते हैं और अपने जीवन में व्यस्त रहते हैं। और यही यहाँ पर घटनाक्रम दिखाई दे रहा है कि जो दूसरे जानवर हैं, जो आसानी से उनकी सहायता कर सकते हैं, केवल अपने स्वार्थ में रमे हुए हैं और उन दोनों की सहायता नहीं कर रहे हैं। साथ साथ दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यह परिचित रहा है। हाँ, इसी रास्ते से गया उन्हें ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। प्रति क्षण उनकी चाल तेज होने लगी। सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। हाँ, यह लो, अपना ही हार आ गया। इसी कुएं पर हम पुर चलाने आया करते थे, यही कुआं है। जैसे जैसे दोनों आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे उन्हें अपनी राह पहचान में आने लगती है कि इसी रास्ते से गया उन्हें लेकर गया था और यहीं पर वो दोनों हल चलाने के लिए आया करते थे। मोती ने कहा, हमारा घर नगीच है, यानी पास हो गया है। हीरा बोला, भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ। यह जाने देगा, इसे मैं मार गिराता हूँ। नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहां से हम आगे न जाएंगे। जब इन दोनों में बातचीत होती है हीरा मोती में, तो मोती अपने घर के पास दौड़ने को तैयारी करता है। तो हीरा ये सोचता है कि पता नहीं यह व्यक्ति हम लोगों को जाने देगा कि नहीं, लेकिन परंतु फिर भी मोती उससे कहता है कि चलो भाग चलते हैं, और अब जब हम अपने घर पहुंच जाएंगे तो वहां से हम बिल्कुल भी हटेंगे नहीं, वहां से हम बिल्कुल भी डिगेंगे नहीं, तो ये डढ़ियल आदमी जो है हमारा कुछ भी कर नहीं पाएगा। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कुलेले करते हुए घर की ओर दौड़े। वह हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। डढ़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा आया और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था। डढ़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने कहा, मेरे बैल हैं। तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूँ। यहाँ पर झूरी और डढ़ियल दोनों में बात चल रही है कि वो नीलामी करके दोनों बैलों को अपने साथ लेके आया है, लेकिन यहाँ पर झूरी कहता है, ये मेरे बैल हैं। मैं तो समझा हूँ चुराए लिए आते हो, चुपके से चले जाओ, मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे, किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है। थाने जाकर मैं रपट कर दूंगा। मेरे बैल हैं, इसका सबूत यह है कि यह मेरे द्वार पर खड़े हैं। डढ़ियल झलाकर बैलों को जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया। डढ़ियल पीछे हटा, मोती ने पीछा किया। डढ़ियल भागा, मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका, पर खड़ा डढ़ियल का रास्ता देख रहा था। डढ़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था, और मोती विजयी सूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग यह तमाशा देखते और हंसते थे। तो जब वो व्यक्ति जो उनको नीलाम करके ले जा रहा था, उन्हें जबरदस्ती ले जाने की कोशिश करता है, तो मोती उसका विरोध करता है और उसे दौड़ाकर गांव के बाहर कर देता है। गांव के बाहर जाने पर भी वह व्यक्ति अपना आशा नहीं छोड़ता है और विभिन्न प्रकार की बातें करते हुए उन पर पत्थर वगैरह चलाता है, लेकिन फिर भी मोती वहां पर एक सूरवीर के भांति खड़े होकर अपने गांव की, अपने आपकी और हीरा की रक्षा करता है। जब डढ़ियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं तो डर रहा था कहीं तुम गुस्से में आकर मार ना बैठो। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे ना छोड़ता। अब ना आएगा, आएगा तो दूर से ही खबर लूंगा, देखूं कैसे ले जाता है। जो गोली मरवा दे, मर जाऊंगा पर उसके काम तो ना आऊंगा। हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता, इसीलिए कि हम इतने सीधे हैं। यहाँ पर दोनों आपस में बात कर रहे हैं कि हम लोग पशु हैं, इसलिए कोई हमारे बारे में सोचता ही नहीं है। फिर भी स्वामी भक्ति इन दोनों में कूट कूट कर भरी है।
झूरी के लिए काम करने के अलावा वो और किसी के साथ काम करना स्वीकार नहीं करते हैं। जरा देर में नादों में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया गया और दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था और 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उछासा मालूम होता था। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। तो जब मोती उससे लड़कर वापस आता है तो आपस में दोनों बात करते हैं और बताते हैं कि किस प्रकार से दोनों अपने स्वामी भक्ति के अलावा, अपने स्वामी के अलावा किसी के साथ काम नहीं करेंगे। इसके बाद दोनों के ही नादों में खली, भूसा और चोकर डाल दिया जाता है और दोनों मित्र उन्हें खिलाते हैं। सारा गांव जो होता है उत्साह से भर उठता है। उनके लौट के आने पर सारे बच्चे खुश हो जाते हैं और उनको बारी बारी से अपना आशीर्वाद देते हैं, उनके साथ खेलते हैं। कुछ ही देर बाद मालकिन भी, जो उनके साथ बुरा व्यवहार की रहती है, वो आती है, उनका माथा चूम लेती है। वो भी उनकी कमी को महसूस करती है। तो पशु और मनुष्य के बीच का संबंध ऐसा होता है कि अगर आप उन्हें प्रेम दीजिए तो आपको उनसे प्रेम और स्वामी भक्ति ही वापस मिलती है और वो किसी ना किसी तरीके से वापस अपने घर आ जाते हैं। आपने ऐसी बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी कि जानवर अपने पुराने घर वापस आने के लिए कई कई कठिनाइयों का सामना करते हैं। जो स्वामी भक्त होते हैं, ऐसे पशु कई कई कठिनाइयों का सामना करके वापस अपने घर चले आते हैं। तो अगर कहा जाए तो इस प्रकृति में हर किसी का समान स्थान है, समान उसका अस्तित्व है और हमें एक दूसरे की अस्तित्व की मान रखना चाहिए, एक दूसरे के अस्तित्व का सम्मान करना चाहिए और एक दूसरे के लिए हमें सदैव तत्पर रहना चाहिए, एक दूसरे की सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। तो पाठ यहीं समाप्त होता है क्लास। थैंक यू।